लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें सारे नॉमिनल अकाउंट क्या हो जाते हैं? क्लोज, ट्रांसफर होके क्लोज हो जाते हैं। जितने भी नॉमिनल अकाउंट मतलब जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट है वो सभी क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है? ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। उसके बाद जो बचते हैं वो 3 अकाउंट और बचते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखा था कि जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो 5 तरह के होते हैं: असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो 2 अकाउंट और कौन से बचे? असेट। 3 अकाउंट और कौन से बचे? असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल, जिनके बैलेंस क्लोज नहीं होते हैं, जिनके बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं, है ना। तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट उन्हीं असेट और लाइबिलिटी की एक स्टेटमेंट है जो कि क्या आपको शो करता है? वो स्टेटमेंट आपको फर्म की असेट्स एंड लाइबिलिटीज शो करता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ऑन ए पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक डेट के दिन आपकी असेट्स कितनी है और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, ये बैलेंस शीट शो करती है ना। इसमें तीनों आते हैं: असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल। लाइबिलिटी की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी दोनों हो गई। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? कैपिटल। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को हम जनरली लाइबिलिटी बोलते हैं, है ना। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहता है जिसमें हम बैलेंस शीट को पुट डाउन भी कर देंगे। समरी है बैलेंसेस की: कैश इन हैंड, कैपिटल, मशीनरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल या इन्वेंटरी। अब इसको आपको बैलेंस शीट में पुट डाउन करना है। कैश इन हैंड कहां आएगा बेटा? कैश इन हैंड असेट है, 1,44,000। कैपिटल अकाउंट, देखो वैसे भी जितने भी क्रेडिट बैलेंसेस है वो सब कहां आएंगे? जितने भी डेबिट बैलेंसेस है वो कहां आएंगे? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां आएगा? लाइबिलिटी साइड में। फिर ऐसे ही मशीनरी कितना है? 7 लाख। ट्रेड रिसीवेबल कितना है? फिर ट्रेड पेबल्स 3 लाख। और इन्वेंट्रीज 2 लाख। टोटल कर लीजिए इसका। हाँ बेटा, नहीं नहीं, गलत बोल रहा है। तो क्या होगा? असेट का टोटल भी 20 लाख है और लाइबिलिटीज का टोटल भी 20 लाख है। ये बैलेंस शीट है ऑफ एनी कंपनी एक्स वाई जेड, मान लो एज ऑन, जिस भी डेट वो बना रहे हो, मान लो 31 मार्च 2025, है ना। तो ये बैलेंस शीट बन गई आपकी किसी एक कंपनी की एज ऑन 31 मार्च 2025। तो हमारे 3 फाइनल अकाउंट्स हमने कल देखे थे: ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। अब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं वो हमें देखने हैं। अब ना अकाउंटिंग जो हम करते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट पता है आपको? जो हम करते हैं वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे करते हैं। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भैया कि जब भी एक्सपेंस इनकर्ड हो जाए तभी उसे बुक कर लेना। मतलब इनकर्ड और पेड दोनों अलग अलग बात है। पेड के केस में पे हो सकता है, बट हो सकता है इट इज नॉट एन एक्सपेंस येट। जैसे रेंट पेड
इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। तो जो रेंट पे किया इज नॉट एन एक्सपेंस येट, ऑन एन एडजस्टमेंट entry will be passed for prepaid expense। ऐसे ही इनकर हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ है तो बुक कर लेंगे। आजा, इनकर हो गया है लेकिन पे नहीं हुआ है तो बुक कर लेंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी? सैलरी ड्यू बट नॉट। तो हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि अक्रूवल तो मेनली इसके लिए बोलता है कि भैया पे नहीं किया तो भी बुक कर दो। फिर ये प्रीपेड क्यों आया? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है भैया जो खर्चा है वो उसी पीरियड का होना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल। तो यहां पे ये अप्लाई हो गया इसलिए ये प्रीपेड रेंट भी आ गया क्योंकि ये खर्चा अगले पीरियड का है। तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज को मैच करना है आपको। मैच करना है मतलब कि अगर आपने कोई रेवेन्यू बुक कर दिया है जिसका खर्चा पे करना बाकी है तो उस खर्चे को भी आज ही, भले वो एक्रू नहीं हुआ है, भले वो एक्रू मतलब सामने वाला अभी हमसे लेने का हकदार नहीं है, फिर भी आपने इनकम बुक कर दी ना, जिसका खर्चा भले बाद में पे करोगे लेकिन बुक कब कर दो? क्योंकि रेवेन्यू पीएनएल में, ट्रेडिंग पीएनएल में कब बुक हो जाएगा? करंट पीरियड। तो उसका खर्चा भी कब बुक हो जाना चाहिए? नहीं तो आपका जो प्रॉफिट है वो इन्फ्लेटेड दिखेगा और आगे जाके पता चला प्रॉफिट आगे के पीरियड का कम हो गया क्योंकि जो खर्चा है वो अगले पीरियड में रिकॉर्ड हो गया और रेवेन्यू आ रहा है समझ में। तो मैचिंग प्रिंसिपल, इज दैट क्लियर? एक्रूअल और मैचिंग प्रिंसिपल को देखा जाए तो फिर तो बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट है जो नहीं भी हुए हैं तो भी करने पड़ जाएंगे। तो अब हम उन्हीं एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, है ना? वो है एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम क्या है? इनकम अर्नड हो गई है या ड्यू हो गई है बट नॉट रिसीव्ड येट, अभी तक रिसीव पैसा आना बाकी है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलेगा? बुक कर दो। यहां पे ना एक और प्रिंसिपल है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, उसे भी पढ़ना जरूरी है। व्हाट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन? रेवेन्यू रिकॉग्निशन मतलब इनकम कब बुक करनी चाहिए, है ना? तो इनकम तब बुक कर लेनी चाहिए जब ये सर्टेन हो जाए कि पैसा और उससे पहले एक और बात, आपने गुड्स और सर्विस डिलीवर कर दी हो, वो भी तो जरूरी है। ये तो श्योर है पैसा आएगा बट आपने क्या सर्विस दे दी है? अगर आपके यहां से गुड्स और सर्विस डिलीवर हो गई है और ये सर्टेन हो गया है कि पेमेंट आएगा तो ही रेवेन्यू बुक करना है, नहीं तो दोनों में से एक भी चीज रह गई है तो रेवेन्यू बुक नहीं होगा जब तक कि आपके यहां से गुड्स। ऐसा भी तो हो जाता है बहुत बार पेमेंट पहले आ गया तो वो तो एडवांस लाइबिलिटी में खड़ा हो जाएगा बट रेवेन्यू बुक नहीं करना है क्योंकि रेवेन्यू तो तभी बुक होगा जब गुड्स या सर्विस डिलीवर हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहला कि आप जो भी गुड्स या सर्विस दे रहे हो वो डिलीवर हो चुकी है और ये सर्टेन हो गया है कि पेमेंट आएगा। अब बहुत बार क्या होता है कि यार सर्टेन ही नहीं हो रहा पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या करें? मत करो बुक, लॉस बुक करो फिर तो, अगर आपका कोई खर्चा लग गया है ना।
कोई आया, कोई भाई लोग आए, दुकान पे आए और आपकी दुकान पे चाय पानी पी गए, दूध ले गए आपके एरिए तो, या किराने का सामान ले गए, क्या कर सकते हैं? पैसा आएगा क्या? हैंड टू हैंड सेल की बुक करोगे एंट्री, या फिर लॉस की बुक कर दोगे? कर ही सकते हैं। या किसी भी ऐड में जहां आपको लगता है वहां आप उसे डेबिट कर दो खर्चे में और स्टॉक को कम कर दो, एंट्री कर दो जो भी लॉस, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू भाई लोग, है ना, डेबिट टू परचेस, परचेस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स जब हम खरीदते तो परचेस ही डेबिट होता है। तो जब गुड्स कोई भाई लोग ले गए तो लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू भाई लोग, डेबिट टू, यही एंट्री करनी पड़ेगी। तो वहां पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का प्रिंसिपल इसलिए लग रहा है क्योंकि गुड्स और सर्विस तो डिलीवर हो गई बट पेमेंट नहीं आएगा, ये तो पक्का है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर हम इनकम बुक नहीं करेंगे। इनकम तभी बुक होगी जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। प्रिंसिपल समझ में आ रहा है आपको? तो अगर ये कोई प्रिंसिपल सेट हो चुका है कि गुड्स और सर्विस डिलीवर हो गई है और पेमेंट आया नहीं है, आ जाएगा, आ गया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, और आ जाएगा तो आ जाएगा कि केस में एक्रूड इनकम पे आ जाता है जनरली। देखो जब उधार माल बिकता है तब तो हम एंट्री कर ही देते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट, डेटा टू सेल्स, वो भी एक तरह की एक्रूड इनकम ही है। तो डेटर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, पैसा लेना बाकी है, ऐसे ही इनकम आना बाकी है, इनकम आना बाकी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, एक इनकम का एक्रूड इनकम अकाउंट खुलेगा टू रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। ये एक्रूड इनकम जो है ये एक असेट है जो कि बैलेंस शीट में शो होगा, असेट है, लेना बाकी असेट है। और रेस्पेक्टिव इनकम तो ट्रेडिंग या फिर जो भी पीएनएल, जो भी इनकम है, ये डायरेक्ट इनकम है तो ट्रेडिंग, और इनडायरेक्ट इनकम है तो पीएनएल अकाउंट में चली जाएगी। समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग पीएनएल में या फिर जहां पे वो इनकम शो हो रही है वहां पे इसे ऐड कर देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दे रखा है, रेंट में क्रेडिट है, मतलब एक्सपेंस की इनकम है। कैसे पता चला? क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रेंट डेबिट होता तो खर्चा होता। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है रेंट फॉर 1 month इज ड्यू बट नॉट, कि भैया 1 महीने का रेंट ड्यू हो गया है लेकिन रिसीव होना, तो मतलब कि ये जो रेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस में ये कितने महीने का आ चुका होगा, 11 महीने का। कितने महीने का आ चुका होगा, कितने महीने का आना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि ड्यू बट रिसीव्ड, तो मतलब एंट्री भी नहीं होगी, तभी तो बोला उसने एंट्री हुई नहीं होगी। तो अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे सबसे पहले। तो एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कैसे निकालेंगे, 1,10,000 कितने महीने का है, तो 1 महीने का कितना होगा, आ रहा है क्या समझ में? 1 महीने का कितने का होगा, 10,000 रुपए का। इसे शो क्या करेंगे, तो भैया शो करने के लिए सबसे पहले तो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट
इसमें बाय रेंट 1,10,000 का ऑलरेडी है, रेंट इनडायरेक्ट इनकम मान लेते हैं अभी, इसलिए पी एंड एल में लेगा। ट्रेडिंग में तो वैसे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सर्विस इनकम है। एड एक्रूड कितना है, तो इनकम कितनी बुक हो जाएगी, इनकम कितनी बुक हो जाएगी, समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस शीट में जब बनाएंगे तो बैलेंस शीट में असेट साइड में जो रेंट आना बाकी है, कितना आना बाकी है, वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? बोलो यार। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, एक्रूड रेंट टू रेंट शो क्या करेंगे, 10,000 रुपए तो इनकम में ऐड कर देंगे और 10,000 रुपए ही असेट में बढ़ा देंगे, असेट में भी शो कर देंगे। तो ये हुआ हमारा पहला एडजस्टमेंट, दैट इज एक्रूड इनकम। सेकंड, अनअर्न्ड इनकम और अच्छा इसमें एक और चीज, रुको एक और एग्जांपल लेता हूं। रेंट दे रखा है 1,20,000, एक्रूड रेंट दे रखा है 10,000, ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आ रहा है एक्रूड रेंट और क्रेडिट में आ रहा है रेंट 1,20। अभी वो क्वेश्चन भूल जाओ आप तो ऊपर वाला, अभी ये नया क्वेश्चन है, लेकिन एक्रूड रेंट ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, तो क्या हमें फर्दर एंट्री करने की जरूरत है? एज एक्रूड रेंट इज ऑलरेडी एडजस्टेड as the balance is in the trial balance, क्योंकि एंट्री हो चुकी है तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया होगा, तो आप अलग से एक्रूड रेंट की एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है, अलग से रेंट बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, सिंपली रेंट आ जाएगा पी एंड एल में 1,20 और एक्रूड रेंट तो डेबिट में ही उसे एसेट में शो कर देंगे बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? बोलो यार, है ना? तो ऑलरेडी अगर ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम है मतलब उसकी एंट्री, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात की थी लास्ट लेक्चर में, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में है तो फिर अलग से ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री, बस बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। आ रहा है समझ में? एडजस्टमेंट नंबर 2, अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसे बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब इससे आप समझ में आ ही रहा है कि इनकम रिसीव्ड हो चुकी है बट नॉट एक्रूड, बट एक्रूड रेंट आ गया है, एडवांस आ गया है, बट सर्विस देना बाकी है। तो यहां पे एंट्री कैसे होगी, तो यहां पे इनकम को कम करना पड़ेगा। अगर आप इनकम बुक कर चुके हो, अगर आप इनकम बुक कर चुके हो क्योंकि वो आ गई है, तो आप वापस उसको कम कर दो। तो इनकम जब कम करनी है तो उसे डेबिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वो रेस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू अनअर्न्ड आ रहा है समझ में? कोई डाउट है इसमें?
एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, रेंट है 1.5 लाख का, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है रेंट फॉर नेक्स्ट 3 months received in of next फाइनेंशियल ईयर। भैया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीनों का रेंट एडवांस आ गया, मतलब कि ये 1.5 लाख का रेंट में कितने महीनों का रेंट होगा? ये 12 महीने का, 15 महीने का, सॉरी, कितने महीने का रेंट होगा भैया? इस साल के 12 महीने हैं और 3 महीने अगले साल के होंगे ना। हम जब अज्यूम कर रहे हैं कि 3 महीने एडवांस है, तो मतलब इस साल के 12 महीने तो आ गए होंगे। एक्स्ट्रा कितना है? तो कितने महीने का रेंट हो गया? 15 महीने। तो कितने महीने का एडवांस रेंट आ गया, जो कि हम रेंट में क्रेडिट कर चुके हैं। तो अब क्या करेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू $1,50,000 डिवाइडेड बाय 15 × 3 कितना हो जाएगा? तो रेंट जो 1.5 लाख क्रेडिटेड है उसको हमने 30,000 डेबिट कर दिया और 30,000 रुपए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। कंटिजेंट लाइबिलिटी क्यों भाई? बुक्स में लाइबिलिटी क्रिएट की हमने, कंटिजेंट कैसे हुई? कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिसका होना और ना होना किसी एक इवेंट पे डिपेंडेंट है, जिसका भी होना डिपेंडेंट है, तो वो कंटिजेंट है जिसे बुक में रिकॉर्ड है। इट इज ए प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, हो सकता है, हो सकता, प्रोबेबल बोला है मैंने, प्रोबेबिलिटी जिसमें है। जो सर्टेन हो जाए वो लाइबिलिटी हो जाता है, तो ये तो सर्टेन है ना, ये तो सर्टेन है। तो सबसे पहले तो बाय रेंट 1,50,000 लेस अनअर्न्ड कितना, तो नेट कितना हो गया? 1,20,000। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में इसे कहां शो करेंगे अनअर्न्ड को? लाइबिलिटीज में अनअर्न्ड। कोई इसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी लिखेगा तो भी चलेगा। आ रहा है समझ में? बोलो यार। तो रेंट में डेबिट किया मतलब इनकम डिक्रीज होगी, और अनअर्न्ड रेंट एक क्या है? अच्छा, जब ये रेंट एक्चुअल में हम ड्यू हो गया हमारा, तो वापस अनअर्न्ड रेंट टू रेंट अगले साल में, अगले साल में वापस हम क्या कर देंगे? अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी खत्म और टू रेंट अगले साल में इनकम वापस बुक। आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार। तो ये तो बात की हमने इनकम की, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। कोई डाउट? नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, या फिर इसको कोई कोई बोलता है एक्रूड एक्सपेंस। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, बट जनरली क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग, स्टेटिंग लिख दिया है मैंने, आउट स्टैंडिंग
एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो ड्यू हो गए हैं लेकिन पे करना, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट, एक्सपेंस ड्यू हो गया है लेकिन पे करना बाकी है, इज कॉल्ड एज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब खर्चा पे नहीं किया तो खर्चा बुक भी नहीं हुआ, तो ईयर एंड पे क्या करेंगे, बुक करेंगे। खर्चे को बढ़ाना है, खर्चा बुक करना मतलब खर्चे को बढ़ाना है। खर्चा क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, तो रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इससे एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये एक लाइबिलिटी है जो कि शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं। ट्रायल बैलेंस दे रखा है आपको, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस है ना, पूरा नहीं है। ओके, तो यहां पे सैलरी कुछ भी नहीं बोला और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन नहीं, बस क्या बोल दिया, सैलरी 11 मंथ्स 2 लाख। यहां पे अजम्पशन हमें लेना पड़ेगा कि 1 महीने की देना, बहुत बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आती है, कंप्लीट तो करनी पड़ेगी। तो जब लिख दिया वहां पे आगे ब्रैकेट में 11 महीने, एडिशनल में भी नहीं बोला, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, या तो ये बोल देते कि उसने 11 महीने ही काम किया, बट हमको तो जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी तो मैं मानूंगा कि 1 महीना देना। अजम्पशन लिख के आ जाना कि वी हैव अज्यूम दैट द सैलरी ऑफ 1 मंथ इज पेएबल, मतलब ड्यू बट नॉट पेड। तो अब यहां पे क्या करूंगा मैं, जर्नल एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 2,20,000 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1, कितना हो जाएगा, 20,000 रुपए हो जाएगा। अब इसका इंपैक्ट कहां आएगा, सैलरी कहां डेबिट होती है, सैलरी कितनी है, 2,20,000, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड हो जाएगी इसमें, कितनी, टोटल कितनी हो गई, 2 लाख, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 जो लाइबिलिटी में आ जाएगी, है ना। अगर ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में होती, जैसे यही क्वेश्चन है, बट एग्जांपल नंबर नहीं, सॉरी, दो लाख तो फिर इसकी एंट्री ऑलरेडी, तभी तो बैलेंस आ गया। ट्रायल बैलेंस में बैलेंस उसी लेजर का आता है जिसमें बैलेंस है, और बैलेंस मतलब की एंट्री हो गई है।
तो फिर कोई एडजस्टमेंट एंट्री डबल मत करके आ जाना। हाँ, अगर फर्दर और सैलरी देना बाकी है जो हमने बुक, तो फिर करना है क्या? सैलरी तो पी एंड एल में जाएगी और वो तो लाइबिलिटी में जाएगा ना भाई, वो डेबिट थोड़ी है। तो अगर फर्दर हुई तो फिर तो एंट्री करनी है सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, तो फिर आउटस्टैंडिंग और बढ़ जाएगा और सैलरी भी बढ़ा देंगे। ये बात हुई किसकी? आउटस्टैंडिंग खर्चों की। तो खर्चे भी प्रीपेड हो सकते हैं क्या? यस, प्रीपेड एक्सपेंस। सिम जैसे हमारी आजकल क्या होता है, रिचार्ज प्रीपेड ही तो है सबके, तो इट इज ए प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? एक्सपेंस पेड बट नॉट एक्रू नहीं हुआ, बट पे कर दिया है। मतलब कि खर्चा पे कर दिया है, मतलब खर्चा बुक कर दिया, बट एक्चुअल में वो खर्चा नहीं हुआ है। तो हमने जैसे कोई सैलरी दे दी, सैलरी की एंट्री भी कर दी, सैलरी टू कैश, लेकिन वो सैलरी इस साल का खर्चा नहीं है, तो सैलरी को वापस कम करना पड़ेगा। खर्चे को कम करना है तो क्या करूंगा? क्रेडिट करेंगे। वो प्रीपेड एक्सपेंस अब असेट है हमारे लिए, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू रेस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। तो ये तो एक असेट है जो कहां शो हो जाएगा, और ये खर्चे को क्या करेगा? ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। एग्जाम्पल, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, 1,30,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है सैलरी फॉर 1 मंथ इज पेड इन। आपने 1 महीने की सैलरी एडवांस पे कर दिया, मतलब ये 1,30,000 कितने मंथ्स की सैलरी होगी? 13 महीने की। कितने महीने की? एडिशनल दे दी ना 1 महीने की। तो अब क्या करेंगे? जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड सैलरी डेबिट टू कितना? 1,30,000 डिवाइडेड बाय 13 × 1 कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 से सैलरी कम हो जाएगी और प्रीपेड सैलरी है, बुक्स में आ जाएगी, असेट है। फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे? पी एंड एल में लेस प्रीपेड सैलरी कितना, तो नेट कितना हो जाएगा? और बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रीपेड सैलरी कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? हाँ बेटा,
तो ये मेजर 4 एडजस्टमेंट्स है, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस। अगर ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है तो कोई एंट्री नहीं करनी है, ट्रायल बैलेंस के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो एंट्री कर देनी है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक में किया था, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कुछ और एडजस्टमेंट्स। बैड डेट। व्हाट इज बैड डेट? जो पैसा डूब गया है, एक तरह से जो पैसा नहीं दे रहा है, जो पैसा नहीं आएगा, वो बैड डेट है। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, विच इज किसी और से भी हो सकता है। बैड डेट तो बैड डेट है ना भाई, कुछ भी हो। विच इज नॉट रिकवरेबल इज बैड डेट। अब रिकवर हो ही नहीं सकता है, सर्टेन हो गया है कि अब नहीं आएगा पैसा, हमने सब कोशिशें कर ली फिर भी पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे? बैड डेट लॉस तो बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। तो बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है बैड डेट टू डेटर अकाउंट। क्या करते हैं हम? बैड डेट्स टू, और ये बैड डेट कहां ट्रांसफर? ऊपर भी वो खर्चे जो है ना वो सब पीएनएल में जाते हैं, तो पीएनएल की ट्रांसफर एंट्री भी करनी रहती है, पीएनएल टू रेंट, पीएनएल टू सैलरी, जो भी करनी है। तो यहाँ पे बैड डेट को कहां ट्रांसफर कर देते हैं ईयर एंड पे हम? पीएनएल डेबिट टू, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रांसफर एंट्री तो हर खर्चे की होगी, जब हम पीएनएल में शो कर रहे हैं मतलब उसकी ट्रांसफर एंट्री हो गई है। समझ में आ रहा है? तो बैड डेट की एंट्री तो जनरली ये होती है ना। अच्छा, तो बैड डेट एक ऐसा खर्चा है जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में होता तो हम उधार माल बेचते ही नहीं। हमको अगर पता होता कि ये नहीं देगा तो हम करते क्या? तो मतलब हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि यार पैसा कुछ ना कुछ तो नहीं आएगा, रहेगी, प्रोबेबिलिटी तो रहेगी। मतलब आपने मान लो कि सेल बुक सेल किया मार्च में, जो भी माल का पैसा है वो अप्रैल में आता है आपका, मतलब एक महीने बाद, एक महीने का आप क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड कराते हो। मान लो आप होलसेलर हो और आप जो भी माल बेचते हो उसमें एक महीने का ट्रेड एडवांस देते हो, मतलब एक महीने का उधार देते हो। होलसेल का काम है, बड़ी बड़ी कंपनी सब देती है अपने डीलर्स को, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस ऐसा बैठ ही जाता है कि कोई पैसा नहीं आता है, और इसकी एक चांसेस कंपनी को पता है कि यार आधा परसेंट, 0.5% बैड डेट होने के चांसेस है। मतलब जो भी हमारा उधार है उसमें से 0.5% तो क्या हो जाएगा, हो सकता है, हो ना हो पता नहीं। अब मार्च ईयर एंड है, ड्यूरिंग द ईयर तो चलो मैंने अप्रैल में माल बेचा, मई में पैसा आ गया या नहीं आया, तो रेवेन्यू भी इसी साल में बुक हुआ अप्रैल में, और मई में बैड डेट हो गया तो लॉस भी इसी साल बुक हो गया, क्योंकि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का ही मंथ था। तो खर्चे और इनकम मैच हो गए ना। ईयर एंड पे अगर मैं पीएनएल बनाऊंगा तो क्या खर्चे और इनकम बुक मैच हो जाएंगे? हो गए ना। बट मार्च में जो सेल की उसका पैसा कब आएगा? अप्रैल में। इस बीच में ईयर एंड आ गया, रेवेन्यू कब बुक हुआ? 2024-25 में मान लो, और अब चल गया अप्रैल में ही 2025-26। बैड डेट कब सर्टेन होगा? 25-26 में। होगा नहीं होगा? क्या करना चाहिए? खर्चे को बुक कर लेना चाहिए, नहीं होगा तो इनकम मान लेना बाद में, क्योंकि एक समझदार अकाउंटेंट तो क्या बोलेगा, यार भैया खर्चे को पहले बुक कर, मतलब तू प्रिपेयर तो रहे, प्रिपेयर तो रहो कि यार खर्चा हो सकता है, तो इसके लिए हम बनाएंगे प्रोविजन। क्या बनाएंगे? तो व्हाट इज प्रोविजन? जब कोई खर्चा होना है ये तो पता है, कितने अमाउंट से होना है लगभग पता है, और ये नहीं पता किससे होगा,
लेकिन हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, खर्चा मतलब कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब बात कर रहा हूं, पहले मैंने बोला था प्रोबेबल ऑब्लिगेशन, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी कम है, कंटिंजेंट बन जाता है, उसे हम बुक नहीं करते हैं। बट बैलेंस शीट के नीचे दिखाते जरूर है कि ये भी एक लाइबिलिटी है जो हो सकती है, बट हमने बुक नहीं की है, तो इट इज कॉल्ड एज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी सर्टेन है वो तो खुद ही लाइबिलिटी बन जाती है। अब एक लाइबिलिटी जो दोनों के बीच की है उसे हम बना देते हैं प्रोविजन और बुक कर लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री क्या होती है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जर्नल एंट्री क्या होगी? तो जर्नल एंट्री होगी, देखो डेटर कम नहीं कर सकता हूं, ऊपर वाली एंट्री में तो मैंने एंट्री कर दी थी बेड डेट टू डेटर और फिर P&L टू बेड डेट, बट डेटर हमें पता होता है कि जो नहीं दे रहा है तो मैं बेड डेट की एंट्री कर लूंगा ना, मैं क्यों प्रोविजन की एंट्री करूंगा? तो डेटर कम नहीं होंगे, डेटर तो बहुत सारे हैं ना, किसको क्रेडिट करूं, पता तो है ही नहीं। तो अब क्या करूंगा, P&L डेबिट, अभी क्या करूंगा ईयर एंड पे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक नया अकाउंट खोलूंगा, और ये एक तरह की लाइबिलिटी है। ऊपर तो P&L डेबिट हो गया, मतलब खर्चा बुक हो गया, एक्सपेंस बुकड हो गया ना, P&L डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस बुक हो गया, और इट इज ए लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिट किया ना मैंने, बट इसे शो करेंगे कैसे, शोन एज डिडक्शन फ्रॉम डेटर, इसे शो कैसे करेंगे, भले दोनों, अब बैलेंस शीट में तो हम डेटर भी पूरे एक साथ दिखाते हैं ना, तो इसे लाइबिलिटी में शो नहीं करना है, इट इज शोन एज ए डिडक्शन फ्रॉम डेटर इन असेट साइड, असेट में डेटर में से डिडक्ट करके इसे शो करना है। कोई भी प्रोविजन जो किसी असेट के अगेंस्ट बना हुआ है, जो किसी, इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन का, उसमें भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, असेट में, फिक्स्ड असेट में से लेस करके शो करते हैं। तो ऐसे ही कोई प्रोविजन अगर किसी असेट के अगेंस्ट बना हुआ है, जैसे यहां पे डेटर के अगेंस्ट बना हुआ, उसे कहां शो करेंगे, ओके। तो बैलेंस शीट में जब आप शो करोगे, तो बैलेंस शीट में डेटर असेट में आएंगे, लेस प्रोविजन फॉर और बाहर नेट लिखेंगे, डेटर का अमाउंट वही, बाहर मतलब एक और कॉलम है ना भाई, तो डेटर 1 लाख के और प्रोविजन 5,000 के, तो नेट डेटर कितने दिखेंगे, 95,000। ऐसे नहीं शो करना है कि लाइबिलिटी में 5,000 शो कर दिया और असेट में 1 लाख शो कर दिया, नहीं तो यूजर को ये पता ही नहीं चलेगा ये प्रोविजन इसके अगेंस्ट है। आ रहा है समझ में, ओके। अब आगे और फर्दर एग्जांपल लेते हैं। P&L में तो डेबिट हो ही गया ना, वो P&L में तो डेबिट करेंगे ही करेंगे, है ना, P&L में कैसे शो करेंगे, तो P&L में तो डेबिट कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, P&L में तो चल ही जाएगा वो, तो P&L में डेबिट करेंगे, और प्रोविजन जो क्रिएट हो गया वो लाइबिलिटी है, तो उसको भाई 2 अकाउंट डेबिट हुए हैं, एक तो P&L, तो P&L में डेबिट कर देंगे,
ओके, नेक्स्ट अब एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, जब फर्दर बेड डेट होगा, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन इन द बुक्स और बेड डेट हो जाए, तो अभी हमने ऊपर बेड डेट को ट्रांसफर किया था पी एंड एल में, जब प्रोविजन नहीं था तो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, अब प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन बना दिया और बेड डेट हो गया, तो अप टू द अमाउंट ऑफ प्रोविजन पी एंड एल में नहीं जाएगा, फिर वो प्रोविजन को कम करेगा, क्योंकि हम इतना प्रोविजन तो ऑलरेडी पी एंड एल में डेबिट। तो अब मान लो हमारा लॉस हुआ 6000 का, बेड डेट हुआ 6000 का और प्रोविजन 5000 का बना हुआ है, तो अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो एंट्री होगी बेड डेट टू डेटर 6000, डेटर को कम कर देंगे 6000 से और बेड डेट बुक कर देंगे, है ना। प्रोविजन कितने के हैं, 5000 की है, तो अब पी एंड एल डेबिट 1000, प्रोविजन डेबिट 5000 टू बेड डेट 6000 का है, 5000 रुपए, प्रोविजन कितना है हमारा, बेड डेट कितना हुआ, तो 1000 रुपए कहा जाएगा, पी एंड एल, तो प्रोविजन जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा 5000 से, तो पी एंड एल डेबिट 1000, प्रोविजन डेबिट 5000 टू बेड डेट 6000। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस दे रखा आप, डेटर है 1,20,000, बेड डेट है 6000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, डेटर ऑलरेडी है, बेड डेट भी ऑलरेडी है ट्रायल बैलेंस में, मतलब ऑलरेडी बुक हो गए हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5000 के। अब यहां पे क्या होगा, बेड डेट की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, प्रोविजन ऑलरेडी बुक्स में है, तो अब ये बेड डेट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर कितना है 1000 कहां जाएगा, टू बेड डेट कितना, तो 6000 का बेड डेट कहां से एडजस्ट हो जाएगा, प्रोविजन से और पी एंड एल से। अगर प्रोविजन नहीं होता तो सारा कहां ट्रांसफर हो जाता, पी एंड एल में, तो इसे पी एंड एल में कैसे शो करेंगे, तो पी एंड एल में बेड डेट कितना शो होगा, 1000, और बैलेंस शीट में डेटर कितने शो होंगे, 1,20,000 ही शो होंगे ना, क्योंकि प्रोविजन तो हो गया है 0, बेड डेट ऑलरेडी लेस हो चुका होगा क्योंकि उसकी एंट्री ऑलरेडी हो गई है, तो डेटर तो जो है वो ऑलरेडी बेड डेट और प्रोविजन को एडजस्ट करने के बाद ही बने होंगे, प्रोविजन तो एडजस्ट होता ही नहीं भैया, प्रोविजन तो 0 हो गया, अब कुछ एडजस्टमेंट बचेगा ही नहीं। अब इसी एग्जांपल में ट्रायल बैलेंस इस पर लास्ट एग्जांपल है और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट, फर्दर बेड डेट ऑफ ₹4,000, फर्दर बेड डेट हो गया वो 4000 के, एंड प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड at the rate of
5% ऑफ डेटर, डेटर का 5%। भैया क्वेश्चन वही है, डेटर है 1/20 के, बेड डेट है 6,000 के और प्रोविजन है 5,000 का, ये ऑलरेडी बुक्स में है। अब क्या बोल रहा है, फर्दर बेड डेट होगा, तो सबसे पहले तो एंट्री होगी बेड डेट टू डेटर, कितना 5 तो ऑलरेडी, 6 तो ऑलरेडी थे, 4 और हो गए। सेकंड, प्रोविजन कितने का ऑलरेडी अभी, $5,000। अभी नया क्वेश्चन है ना, पी एंड एल डेबिट 5,000 टू बेड डेट, टोटल 10,000 के बेड डेट है। कितने के बेड डेट है, 6 पहले के 4 अभी के, तो बेड डेट का बैलेंस हो गया 10, 6 तो ऑलरेडी बैलेंस था, 4 और ऐड हो गया, टोटल कितना हो गया 10। 10,000 में से 5,000 प्रोविजन में चले जाएगा, 5,000 पी एंड एल में चले जाएगा। तो अब यहां पे, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोविजन मेंटेन करना है कितना, डेटर कितने के हैं, 1,20 माइनस, ध्यान रखना हमने फर्दर जो बेड डेट बुक की है उससे डेटर क्या होगा, कम, तो प्रोविजन तो उतने ही डेटर पे बनेगा ना जो ईयर एंड पे है। तो हमारी बुक्स में डेटर थे 1,20, कितना था, उसमें से 4,000 के हो गए, 6 तो ऑलरेडी डिडक्टेड है, जो ट्रायल बैलेंस में डेटर बेड डेट है वो ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस में है। तो डेटर और फर्दर कितने से कम हो जाएंगे, 4,000, अब इंटू 5% मेंटेन करना है। अच्छा अभी प्रोविजन कितना है, 0 हो गया अब तो, क्योंकि 5,000 का जो प्रोविजन था वो ऑलरेडी हम ऊपर वाली एंट्री में देखो 0 कर चुके हैं, डेबिट कर चुके हैं, तो अब तो पूरा ही प्रोविजन बन जाएगा 1,20 माइनस 4,000 इंटू 5%, 5,000 के पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन चले जाएगा। तो अब इसको शो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पी एंड एल में टू बेड डेट 5,000 और टू प्रोविजन फॉर 5,800। आप इसको ऐड करके भी दिखा सकते थे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,800 प्लस बेड डेट 5,000, 10,800, बात एक ही है ना। बैलेंस शीट में असेट में डेटर हमारे 1,20 थे, फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट कितने के हुए, 4,000 के हो गए, लेस प्रोविजन का बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,10,200, 1,10,10,200। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, डेटर है 1,20,000,
बेड डेट है कितने के? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है आपके 12,000 के। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्दर बेड डेट हो गया, फर्दर बेड डेट हो गया आपके 4,000 के। इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन। ठीक है, तो अब क्या करना है भैया? सबसे पहले तो फर्दर बेड डेट हुआ, जर्नल एंट्री कर लो। बेड डेट डेबिट टू डेटर कितना हुआ? 4,000 बेड डेट टू डेटर। अब बेड डेट हमारे कितने के हो गए? देखो बेड डेट का अकाउंट बना देता हूं पहले तो मैं। बेड डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने थे ऑलरेडी? डेटर कितने के? 4,000। अब इसमें से प्रोविजन हमारा है 12,000 का। कितने का है प्रोविजन? तो पूरा ही 10,000 कहां चले जाएगा प्रोविजन में? टू बेड डेट तो हमारा बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन कितना हो गया? और इसका बैलेंस हो गया 0। बेड डेट तो हो गया 0, है ना? तो हमने प्रोविजन में डाल दिया बेड डेट को, और बेड डेट हो गया हमारा 0। P&L में कुछ भी डेबिट नहीं हुआ अभी। अभी आ जाते हैं प्रोविजन अकाउंट पे। प्रोविजन फॉर कितना बैलेंस है ऑलरेडी? क्रेडिट बैलेंस होगा प्रोविजन का। फिर हमने एंट्री की प्रोविजन टू बेड डेट, तो प्रोविजन के डेबिट में 2 कितना आया? प्रोविजन में अभी भी बैलेंस है कितने का है? प्रोविजन कितना मेंटेन करना है, मतलब उनको बैलेंस कैरीड डाउन कितना चाहिए? डेटर कितने के है? 4,000। 6 तो ऑलरेडी डिडक्टेड है ना भाई का 5%। कितने प्रोविजन क्लोजिंग में चाहिए? 5,800। कितना चाहिए? 5,800। बोलो यार, यही चाहिए। अभी बचा कितना है? 2,000। कितना बचा है? 2,000 ही बचा है ना, तो और बनाना पड़ेगा ना बाय P&L। 3,000 आ रहा है क्या समझ में? बोलो यार, बैलेंसिंग आ रहा है समझ में? तो और कितना फर्दर बेड डेट बुक करेंगे, मतलब प्रोविजन बुक करेंगे? P&L अकाउंट डेबिट, मतलब P&L में कुल 3,800 ही गया। समझ में आ रहा है? बोलो यार, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? ओके, तो P&L में जब हम P&L बनाएंगे, टू प्रोविजन फॉर बैलेंस शीट में डेटर है हमारे 1,20 के थे, जिसमें फर्दर और हो गए बेड डेट कितने हो गए? ये तो कम कर दिया। उसके बाद हमारे डेटर कितने के बचे? 1,00,000।
अभी हमारा प्रोविजन कितना है, क्लोजिंग प्रोविजन लेस होगा, ना कि जो बनाया है इस साल वो लेस होगा। समझ में आ रहा है? बोलो यार। तो 10,000, 1,10,200, ये आपका बैलेंस शीट में फिगर आ जाएगा। ओके, बोलो यार। तो प्रोविजन अकाउंट बना लेना है, सिंपल। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन टू बेड डेट, है ना। एक्सेस प्रोविजन है तो पी&एल में इनकम बुक कर दो, ऐसा भी हो सकता है ना। प्रोविजन एक्सेस है, मान लो यहाँ पे प्रोविजन ही ऑलरेडी 16,000 का होता, मतलब यहाँ पे 16,000 बैलेंस होता, तो 200 रुपए टू पी&एल में क्रेडिट हो जाता, 200 प्रोविजन कम कर रहा है। समझ में आ रहा है? कोई भी डाउट है? प्रोविजन और बेड डेट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर टेस्ट, हाँ मैम ने प्रिंट करके गया मैम टेस्ट। 12 बजे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, आपका बिजनेस जो है वो ऐसा है जिसमें आप ट्रेड एडवांस देते हो, मतलब 1-1.5 महीने का। फिर उसमें एक कंडीशन भी देते हो कि अगर आप 10 दिन में पे कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा 1% का डिस्काउंट मिलेगा, 2% का डिस्काउंट मिलेगा, 3% का डिस्काउंट, जो भी एक कंडीशन है, स्कीम्स चलती है ना। तो अगर कोई पर्सन जल्दी पे कर देगा तो उसे आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब बात कर रहे हैं मार्च एंड की। देखो, अप्रैल में बेचा माल और किसी ने मई के फर्स्ट वीक में ही पेमेंट कर दिया और उसको हमने डिस्काउंट दे दिया, तो इनकम भी उसी साल में बुक हुई और खर्चा भी उसी साल बुक हो गया, मैचिंग। बट मार्च में ईयर एंड में सेल की और पैसा आया अप्रैल फर्स्ट वीक में और डिस्काउंट दिया, तो इनकम कब बुक हुई? 2000, जो भी ईयर 24-25 मान लो, और खर्चा कब बुक हुआ? 25-26 में डिस्काउंट का। गलत है? तो अगर आपको लगता है कि जनरली पास्ट एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि इतना % डिस्काउंट तो हमें देना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी क्या बना लो? प्रोविजन बना लो। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया था, वैसे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बना लो, बना सकते हैं। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जैसे प्रोविजन फॉर, हर प्रोविजन की एंट्री वही होती, पी&एल टू प्रोविजन, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी पी&एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अच्छा, जब डिस्काउंट दोगे तब एंट्री पास हो जाएगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, मतलब पहले एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, वाइल प्रोवाइडिंग डिस्काउंट एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, वो तो वही होगी। फॉर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड टू डेटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, वो तो वही एंट्री होती है। लेकिन ये डिस्काउंट अलाउड जनरली हम एंट्री कर देते पी&एल टू डिस्काउंट अलाउड, AC 1 कर पी&एल टू, हम एंट्री क्या कर देते हैं? पी&एल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड, यही करते हैं ना, पी&एल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। बट अगर प्रोविजन है फॉर ट्रांसफर ऑफ डिस्काउंट अलाउड, इफ देयर इज नो प्रोविजन, तो फिर तो
पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। अगर प्रोविजन नहीं है तो एंट्री होगी पी एंड एल टू डिस्काउंट अलाउड। इफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। फिर वो पी एंड एल में डेबिट ना होके उस प्रोविजन में डेबिट हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? प्रोविजन आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, जरूरी थोड़ी आज ही राइट ऑफ करना है ना। हो सकता है आगे के लिए क्वेश्चन बोले कि कम करना है तो करेंगे ना, नहीं तो नहीं क्यों करेंगे। डेटर है 1,20,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड द रेट ऑफ 5%, है ना। और आगे बोल दिया प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज टू बी मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ, दोनों बनाने हैं। किस पे बनाओगे दोनों? 1,20,000 का 5% और 1,20,000 का 2%, यही करोगे भैया। जो पैसा डूबने ही वाला है उस पर डिस्काउंट देने की जरूरत पड़ेगी क्या? डूबने से पहले डिस्काउंट दे देता है ना, तो पहले एक डिस्काउंट बुक कर लेते हैं और फिर बेड डेट बुक कर लेंगे ऐसा। तो फिर जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है वो कौन से वाले अमाउंट पे बनेगा? डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आ रहा है समझ में? हाँ बेटा बोलो यार। भैया जो पैसा डूबने वाला है उस पर तो डिस्काउंट देने की जरूरत ही नहीं है ना। तो पहले तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 1,20,000 का कितना? ठीक है। फिर सेकंड पी एंड एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो कितने पे बनेगा? 1,20,000 माइनस 6,000, उसका 2% कितना हो जाएगा? 1,14,000 इंटू 2%, 2280। आ रहा है क्या समझ में? तो जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो बैलेंस है वो माइनस करने के बाद जो डेटर आ रहा है उस पर बनाना है, ठीक है। पी एंड एल में तो दोनों ही शो हो जाएंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 5,000 था ना, अच्छा 6,000, हाँ ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू, ठीक है। बैलेंस शीट जब बनाएंगे, अच्छा अभी प्रोविजन बने, एक्चुअल में डिस्काउंट अलाउड और बेड डेट नहीं हुआ है, तो डेटर तो अभी भी 1,20,000 के ही है। डेटर कितने के हैं?
बट ये दोनों जो प्रोविजन है ये किसके अगेंस्ट बने हुए हैं? तो दोनों ही वहीं से लेस होंगे। ये हमारा बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट है क्या? नहीं? कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देता है तो कल के लिए क्या होमवर्क है? इलस्ट्रेशन 1 to 6 ऑफ ICAI मॉड्यूल यूनिट 1 चैप्टर 7 यूनिट 1 चैप्टर 7 यूनिट 1। ओके करें आज खत्म समापन? ठीक है। कोई भी डाउट प्रीवियस चैप्टर्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इनमें? ठीक है चलो ओके बाय बाय।